आज हम लोग बात कर रहे हैं इंटरव्यू यानी साक्षात्कार के बारे में। साक्षात्कार क्या ऐसी विषय है जिस पर आज प्रतियोगियों के बीच में एक विमर्श का विषय बना हुआ है। कई प्रतियोगी इसको बहुत आसानी से लेते हैं, कई प्रतियोगी बहुत सामान्य ढंग से लेते हैं, कई प्रतियोगी इसे असामान्य ढंग से लेते हैं। यद्यपि इंटरव्यू एक बहुत ही पुरानी पद्धति है और इंटरव्यू का सिलसिला जब से शिक्षा का प्रसार हुआ, इसकी नींव रखी गई, उस समय से है। कभी प्राचीन काल में भी इंटरव्यू हुआ करते थे, उसके स्वरूप अलग थे। आपको पता होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय ऐसे दो विश्व के शिक्षण संस्थान थे जहां देश विदेश के छात्र आकर पढ़ते थे और प्रवेश के पहले भी उनका इंटरव्यू हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया जाता है कि जो छात्र वहां प्रवेश पाने के लिए आते थे, उनकी परीक्षा, मौखिक परीक्षा यानी इंटरव्यू अर्थात साक्षात्कार, वहाँ के द्वारपाल के द्वारा लिया जाता था और कई द्वारपालों के द्वारा लिए गए इंटरव्यू के आधार पर जब वे उत्तीर्ण घोषित होते थे तो उनका प्रवेश नालंदा विश्वविद्यालय में हुआ करता था। तो यह विधा और यह प्रक्रम आज भी चला हुआ है। आज तो प्रतियोगिता की होड़ है। प्रतियोगिता के ज़माने में परीक्षार्थियों को कई स्तरों पर उत्तीर्ण होना पड़ता है। पहले वे पीटी की परीक्षा देते हैं, उसमें उत्तीर्णता हासिल करते हैं लाखों में। फिर उसमें सफल होने के बाद वे लिखित परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, जिसमें उनको हजारों छात्रों से मुकाबला करके और उसमें उत्तीर्णता हासिल करनी पड़ती है और तब बारी आती है उनके इंटरव्यू की। तो आप सहज रूप से सोच सकते हैं कि एक परीक्षार्थी को अपनी अध्ययनशीलता में कितना प्रवीण होना है और कितनी डुबकी लगानी है। उसके बाद फिर वह पल आता है इंटरव्यू का, और इंटरव्यू का पल आने के बाद उन्हें ऐसे दौर से गुजरना पड़ता है जहां उन्हें लगता है कि हमारे भविष्य का निर्माण की एक गाथा लिखी जा रही है। एक ऐसी कड़ी से उन्हें गुजरना पड़ता है जहां उनके अंदर विशिष्ट जो भीतर में बौद्धिक गुण हैं, उन्होंने जो पाठ्यक्रम में पढ़ा है, जिस विषय के लिए वे चयनित होने जा रहे हैं, जिस पद के लिए उनका सिलेक्शन होने जा रहा है, तो उसके गुणों के बारे में, उसके तत्वों के बारे में, उसके वृहद जानकारी के बारे में उनसे सवाल पूछे जाते हैं उस इंटरव्यू में। अब सवाल है कि साक्षात्कार है क्या? साक्षात्कार को सहज रूप से यदि माना जाए शाब्दिक अर्थ में, तो एक अभ्यर्थी, एक कैंडिडेट के आंतरिक गुणों का जब प्रदर्शन होता है और उनसे जब पूछताछ होती है और वे जब अपने गुणों के आकार के रूप में किसी के सामने प्रस्तुति देते हैं, तो वह पल होता है साक्षात्कार का, वह होता है इंटरव्यू का। उस इंटरव्यू में छात्र आजकल ज़्यादा हड़बड़ी में रहते हैं, ज़्यादा घबराते हैं। उन्हें पता नहीं चलता है कि हम अपने अध्ययन की तैयारी, साक्षात्कार की तैयारी के लिए अध्ययन कहाँ से शुरू करें, कहाँ हम पड़ाव रखें, कहाँ हम विराम लें और कहाँ हम इसका अंत करें। तो बहुत से पेशोपेश में पढ़ते हैं। आजकल बहुत सी संस्थाओं में ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू की पद्धति चली है। इससे बच्चों को बहुत राहत मिली है, बहुत मार्गदर्शन मिला है। कई संस्थाओं में देखा जाता है कि इंटरव्यू में जाने के पहले उनके जो बौद्धिक मन में हलचल है, उसे स्थिरता दी जाती है, उसे सामान्य ढंग से परिपूर्ण करने की कोशिश की जाती है। तो साक्षात्कार में आपके अंदर जो गुण हैं, आपने जो अध्ययन के आधार पर और लिखित परीक्षा के आधार पर, पीटी के आधार पर आपने जो सफलता अर्जित की है, उसका आप साक्षात प्रदर्शन करते हैं एक बोर्ड के सामने। उस बोर्ड में कई लोग रहते हैं, एक अध्यक्ष रहते हैं, कई उसके विशेषज्ञ रहते हैं और आपसे
वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, आपसे विषयगत भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और उन प्रश्नों का आप जवाब 10-15 मिनट के घड़ी में कितने संयम से, कितने धैर्य से और कितने केंद्रित होकर के जवाब देते हैं, यह एक बुनियादी प्रश्न है। तो अब सवाल यह है कि उस साक्षात्कार के लिए करना क्या होगा, उसकी तैयारी हम कैसे करें। कभी बहुत अध्ययन करने के बाद भी किसी अभ्यर्थी को लगता है कि हमने तो अभी पढ़ाई पूरी नहीं की, हमने इंटरव्यू की पूरी तैयारी नहीं की, कैसे हम फेस करें, कैसे हम इसे सामना करेंगे। तो सबसे पहले जो कड़ी आती है वो कि हम अपने को पहचानें। अपने को जब तक हम नहीं पहचानेंगे कि हमने अध्ययन की किस सीमा तक ज्ञान का अर्जन किया है, और जो सामान्य रूप से इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जाते हैं जिस स्तर के, जिस तरीके से, उसके लिए अपने को हमने कितने रूप में तैयार किया है। इसमें जनरल नॉलेज के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और जिस पद के लिए आप चयनित होने वाले हैं उस पद के बारे में पूरी जानकारी आपको रखने की अपेक्षा वह बोर्ड करता है कि जिस पद के लिए आप जा रहे हैं उसमें आपकी निर्णय लेने की क्षमता, उसको नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता, उसमें अवगाहन करने की क्षमता आप में कितनी है। तो इसके लिए आपको खुद पहले अपने आप को पहचानना होगा कि हमने किस रूप में धैर्य रखा है, किस रूप में हमने उत्साह रखा है, और किस रूप में हमने अपने आप को तत्पर किया है। और यह जब तत्परता आती है और यह जब हम अपने को पहचानते हैं, तो उसके पहचानने के बाद कई बिंदु हैं। पहचानते तभी हैं जब हमारा मूल रूप से ध्येय होता है अध्ययन का, और हम जब आत्मबल से, आत्मविश्वास से लेवरेज होते हैं कि नहीं, मैंने पूरा अध्ययन किया है और मुझसे जितने भी सवाल किए जाएंगे, मुझसे जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिस विषय में पूछे जाएंगे उसका मैं संतुलित उत्तर दूंगा। और वह आत्मविश्वास, कभी कभी इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट आते हैं तो उनके घबराहट में, उनकी हड़बड़ी में, उनकी चिंता में उनके आत्मविश्वास डिग जाते हैं, उनका आत्मबल जवाब दे देता है। वो इंटरव्यू में जैसे ही जाते हैं उनकी घबराहट में उनके हाथ कांपने लगते हैं, कभी कभी उनका मन स्थिर नहीं रहता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे लगता है कि विशेषज्ञ अध्ययन कर लेते हैं कि बहुत घबराहट में है। तो उनको सामान्य करने के लिए जो इंटरव्यू बोर्ड के विशेषज्ञ हैं, वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, उनको सामान्य करते हैं। सामान्य कैसे करते हैं? बहुत छोटे प्रश्न पूछ करके, बहुत सहज सवाल करके, बहुत सरल प्रश्न करके उनसे पूछा जाता है कि अच्छा, आपने मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न पास किया है, आपने आईए इस वर्ष किया है, आपने एमए इस विश्वविद्यालय से किया है, अच्छा आपने शोध भी किया है इस विषय में, और ये बताइए। प्रश्न पूछने वाले पूछते हैं उनको सहज करने के लिए कि आपने विगत कौन सी मूवी देखी है, फिल्मी दुनिया में आपकी क्या अभिरुचि है, स्पोर्ट्स में आपकी क्या अभिरुचि है, माता पिता आपके कौन से आदर्श हैं। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल से जो बहुत उद्विग्न होकर के छात्र प्रतियोगी आते हैं इंटरव्यू बोर्ड में, तो उनको सामान्य करने के लिए, उनकी घबराहट को दूर करने के लिए, और इंटरव्यू बोर्ड में एक समुचित वातावरण से वो समाहित हो सकें, उसके लिए उनको तैयार किया जाता है। और जब वो तैयार हो जाते हैं तो फिर उनको लगता है कि हाँ, अब मैंने अपनी तैयारी कर ली है और अब हम अति सामान्य हो गए हैं, तो प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अब हम पूर्णतः सचेष्ट हैं और बिल्कुल तत्पर हैं। तो यह जब घड़ी आती है तो फिर उत्साह से कैंडिडेट लेवरेज होता है। उसके उत्साह जब रहते हैं तो फिर वो कभी सोचता नहीं है कि हमारे पास प्रश्न जैसे आएंगे उसका उत्तर मैं कैसे दूंगा। और आपसे बोर्ड अपेक्षा करता है कि प्रश्न जो पूछे जाएं उस प्रश्न पर ही आप केंद्रित रह करके उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आप उत्तर दें, आप विषय से भटके नहीं। यदि आप भटक जाएंगे तो फिर प्रश्न के जो उत्तर की अपेक्षा बोर्ड आपसे कर रहा है उसमें विचलन होगा, उसमें डाइवर्सन हो जाएगा। तो इसलिए मूल रूप से प्रश्नों पर केंद्रित रहना, और 15 मिनट के भीतर में आपके व्यक्तित्व की परीक्षा होती है। आप कह सकते हैं कि मैंने सालों साल अध्ययन किया है, रिटन की परीक्षा मैंने दी है, रात भर जग कर मैं पढ़ा हूँ, और इंटरव्यू की तैयारी के लिए जब से परिणाम आया है लिखित का तब से मैं लगा हुआ हूँ। तो ये 10 मिनट में, 15 मिनट में हमारे पूर्ण व्यक्तित्व की परीक्षा कैसे हो सकती है? ये आपके सवाल सही हैं, लेकिन यह पद्धति बनी हुई है,
कि और आपके अंदर जो गुण हैं, आपके अंदर जो बौद्धिक ज्ञान का पुंज समाया हुआ है, तो उसमें से विशेषज्ञ इस बात पर बहुत ही परिपूर्ण होते हैं और बहुत ही विशेषज्ञ अनुभूति रखते हैं। उनकी चिंतन और उनका अनुभव इतना अकाट्य होता है कि 15 मिनट के भीतर, 20 मिनट के भीतर आपके भीतर जो गुण हैं, आपके भीतर जो ज्ञान का भंडार छिपा हुआ है, उसमें से वो कुछ निकालते हैं और यह तय करते हैं कि इस पद के लिए आपकी योग्यता है अथवा नहीं है। तो इसलिए आप इसमें अपना उत्साह बनाए रखेंगे। और एक फिर तुरंत की घड़ी आती है प्रश्नों को ठीक से समझना। कभी कभी यह स्थिति आती है कि प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो उसके प्रश्न के अंश को कैंडिडेट ठीक से समझते नहीं हैं और नहीं समझने के कारण उनके उत्तर कभी कभी गलत हो जाते हैं और उस गलती के चलते फिर उनका जो अंक है, उन्हें जो मार्क्स मिलना चाहिए, उसमें कमी हो जाती है। तो सबसे पहला सवाल आता है कि प्रश्न को ठीक से आप समझें और प्रश्न को ठीक से समझने के लिए आपको एकाग्र होना पड़ेगा। आपके कंसंट्रेशन बिल्कुल होने चाहिए प्रश्नों की ओर, अथवा प्रश्न जो पूछ रहे हैं विशेषज्ञ बोर्ड के, उनकी ओर केंद्रित होना चाहिए। तो प्रश्नों को ठीक से समझना, प्रश्न को आप यदि ठीक से समझ गए और उसके उत्तर से आप यदि अवगत हैं तो आप स्पष्ट रूप से उसके सही उत्तर देंगे। और यदि किसी कारण से उसके उत्तर आपको नहीं आ रहे हैं तो आपका यह कहना कि मैं उत्तर नहीं जानता हूँ, मुझे पता नहीं है, तो ऐसे दो जवाब या इस प्रकार के जवाब थोड़ा सा रूखापन का दृश्य वहाँ प्रदर्शित करता है। इसका जवाब यह होना चाहिए कि श्रीमान मुझे अभी स्मरण नहीं हो रहा है और यदि मुझे स्मरण हो जाएगा तो मैं इसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो इससे आपकी एक छवि निखरती है बोर्ड के सामने। बोर्ड यह समझता है कि अभी आपको स्मरण नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि 15 मिनट के भीतर जाते जाते भी या बीच में आपको इस प्रश्न को यदि आपने याद कर लिया या आपकी स्मृति में आ गई तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। तो ऐसे आपकी एक छवि बनती है। और फिर प्रश्नों का जब दौर चलता है तो कई स्थितियां आती हैं। एक विशेषज्ञ आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आपने उत्तर का क्रम समाप्त नहीं किया, तत्क्षण बीच में ही कोई दूसरे विशेषज्ञ आपसे प्रश्न पूछ डालते हैं। तो आप प्रश्न को सुनकर अधीर न होएं, आप घबराएं नहीं। आप यह न सोचें कि मैं जहां पहले प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं उसको उत्तर देने के बाद दूसरे प्रश्न का उत्तर दूं। आपका कर्तव्य वहां बनता है कि जैसे ही दूसरे प्रश्न पूछे जाएं उस ओर आप केंद्रित हो जाएं और उनका जवाब दे करके पहले प्रश्न जो पूछे जा रहे थे वहां फिर आप वापस लौट जाएं। इससे आपकी एकाग्रता का परिचय होगा और विशेषज्ञ यह समझेंगे कि आपका ध्यान सिर्फ एक प्रश्न या एक विशेषज्ञ की तरफ नहीं है, बल्कि आपका ध्यान समग्र रूप से उस इंटरव्यू बोर्ड के पूर्ण वातावरण की ओर केंद्रित है। तो इससे आपकी एक छवि निखरती है। और प्रश्न यदि आपने समझ लिया और प्रश्न यदि आपने ठीक से उसका उत्तर दे दिया तब तो फिर आप बाजी मारते हैं। इस बीच में कभी कभी होता है कुछ कैंडिडेट नर्वस हो जाते हैं, उन्हें स्मरण है कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए, लेकिन नर्वसनेस जो है, तो नर्वसनेस दूर करने का एक उपाय यह है कि आप पहले से ही अपने को मनोयोग रूप से तैयार रखें कि नहीं, मुझे नर्वस होने से आपके बॉडी लैंग्वेज बता देंगे विशेषज्ञ को कि आप घबरा रहे हैं, आप नर्वस हो रहे हैं, तो आपको वहाँ पर पानी पीने के लिए कहा जाएगा, आपको रिलैक्स होने के लिए कहा जाएगा। जैसे कि पहले मैंने बताया कि छोटे छोटे प्रश्न, बहुत हल्के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर जब आप देंगे तो आपके नर्वसनेस समाप्त होंगे। दूसरी स्थिति आती है कि बोर्ड के समक्ष आपका आत्मीय प्रदर्शन होना चाहिए। आत्मीय प्रदर्शन के कई सूत्र हैं। जैसे आप कमरे में प्रवेश करते हैं, कमरे में प्रवेश करने के साथ ही आपके व्यक्तित्व का अध्ययन प्रारंभ हो जाता है बोर्ड के द्वारा। आप किस तरह चल रहे हैं, आपने आते समय अभिवादन किया कि नहीं, आपको अभिवादन करना है, एक बार नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग एक बार कर लेना है और वहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको बारी बारी से करने की आवश्यकता नहीं। एक को आपने कर लिया तो पूरे बोर्ड को आपने कर लिया। तो वहाँ से चलते हुए जब आपके पास एक कुर्सी लगी होती है जहाँ आपको बैठने के लिए कहा जाता है, बिना कहे हुए, बिना अनुमति के आप वहाँ बैठने का कृपया प्रयास न करें। यदि आप बिना कहे कुर्सी पर आप बैठ जाएंगे तो आपके प्रति एक बोर्ड की छवि दूसरी प्रकार की हो जाएगी, वो नेगेटिव में जाता है। जब आपको बैठने के लिए कहा जाए आप बैठें और फिर धन्यवाद कहें अथवा थैंक यू कहें।
तो इसलिए आत्मीय प्रदर्शन में, और आप जब कमरे में प्रवेश करते हैं तो 2-3 चीज़ें और मुख्य है कि आप बहुत सीरियस नहीं रहें, आप उदास न रहें। ऐसा ना फील करें बोर्ड के लोग कि आप कहीं कोई बहुत चिंता लेकर यहाँ प्रवेश किए हैं। आपकी हल्की मुस्कान हो, खिलखिलाहट नहीं हो, हंसी नहीं हो, लेकिन एक मुस्कान भरते हुए और कदम चलाते हुए जब आप आते हैं तो एक लगता है कि हाँ, आपका प्रदर्शन वहाँ बहुत ही सौम्य ढंग से है, बहुत आत्मीय रूप से आप वहाँ प्रवेश कर रहे हैं। और एक चीज़ उसके बाद शुरू होता है प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कि गलत उत्तर नहीं देना चाहिए। कोई आवश्यक नहीं है कि हर कैंडिडेट सभी प्रश्नों का उत्तर दे। कुछ प्रश्न के उत्तर नहीं दे पाते हैं। औसत माना जाता है कि 20 प्रश्न पूछे गए तो 2-3 प्रश्नों का उत्तर यदि नहीं दिया गया तो ये सामान्य स्थिति आती है। ये औसत रूप से जितने भी इंटरव्यूज में सम्मिलित होते हैं प्रतियोगी, सबके लिए यह चीज़ आती है कि वो 2-3 प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं या आंशिक देते हैं, तो या फिर उसमें यदि गेस करने की अनुमति आती है या 50-50 की स्थिति आती है तो फिर वहाँ तकाजा यह है इंटरव्यू के प्रोटोकॉल का कि आप वहाँ अनुमति प्राप्त करें। ऐसा नहीं कि आप यदि गलत उत्तर आपने दे दिया तो फिर आपके लिए कोई दूसरे प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें भी यदि आप फंस गए तो फिर आपके नेगेटिव मार्क्स चले जाएंगे। तो अच्छा है कि गलत उत्तर नहीं दें और आप सीधे कहें कि मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, या फिर गेस करने की अनुमति हो, अनुमान करने की अनुमति हो, तो आप फिर अनुमति ले लें बोर्ड से कि क्या मैं गेस कर सकता हूँ। यदि आपको अनुमति मिलती है तो फिर आप उस प्रश्न का उत्तर देने में अपने को तैयार रखें। हाँ, एक चीज़ और है कि कोई प्रश्न का उत्तर यदि आपने नहीं दिया लेकिन आपके मानस पटल वो केंद्रित है, वह घूम रहा है, वह आपको बेचैन कर रहा है और बीच में आपको स्मरण आ रहा है कि इसका उत्तर मुझे याद आ गया, तो अनुमति लेकर के कि ये अमुक प्रश्न का उत्तर मैं उस समय नहीं दे पाया था श्रीमान, क्या मैं अभी उसे दे सकता हूँ। आपको अनुमति मिलती है, या जाने के पहले भी किसी भी वक्त आप उसका उत्तर देने की स्थिति में आते हैं तो आप उसका उत्तर देने का प्रयास करें। और बोर्ड के अभ्यर्थी से अपेक्षाएं होती है कि आप विषय वस्तु से भटके नहीं, और यदि भटक जाएंगे तो फिर प्रश्नों में, आप प्रश्नों के उत्तर में यदि कोई फिर से प्रति प्रश्न पूछे जाएंगे, अनुपूरक प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपके लिए वह विकट स्थिति आती है। और चौथी स्थिति आती है कि बहुत ही अस्थिर भाव से आपके स्वर इंटरव्यू में इस प्रकार के हों जहां इंटरव्यू लेने वाले के कानों में स्पष्ट रूप से सुनाई पड़े। कभी कभी कोई कैंडिडेट इतना धीरे बोलते हैं कि बोर्ड को कहना पड़ता है कि थोड़ा उच्च स्वर आप करें, थोड़ी तेज आवाज़ में बोलें, या फिर कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जो बहुत तेज आवाज़ में बहुत लाउडली बोलते हैं, तो उनको बोर्ड को कहना पड़ता है, संकेत देना पड़ता है कि आप थोड़ा अपनी आवाज़ को मध्यम करें। तो न अधिक स्वर आपके तेज हो, न अति कम हो। यह स्थिति होनी चाहिए कि आप जो उत्तर दे रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, आपके जो वाक्य के स्वर हैं, उसकी ध्वनि है, वह स्पष्ट रूप से इंटरव्यू लेने वालों के कानों तक पहुंच जाए। और ऐसा करने से फिर आपका तारतम्य प्रश्नों से बना रहेगा। और वह बीच बीच में एक और अवस्था आती है कि प्रश्नों के उत्तर के बाद आप सीरियस न रहें। इंटरव्यू में जहां आप बैठे हुए हैं वहां सीरियस नहीं रहें। आप के बॉडी लैंग्वेज भी इस प्रकार के हैं, आप स्थिर भाव से बैठे रहें और आप के बैठने की मुद्रा भी बिल्कुल स्ट्रेट हो, आपके दोनों लेग कुर्सी के नीचे समान दूरी में हो, बहुत फैले हुए नहीं हो, और पैर चढ़ा करके कभी नहीं कुर्सी पर बैठने का प्रयास करें। इससे आपकी छवि वहाँ धूमिल होगी। आप जहाँ बैठते हैं उसके सामने एक टेबल रखा रहता है, टेबल पर एक नोटबुक रखा रहेगा, एक गिलास पानी रखा रहेगा। तो आप जब आएँ बैठें वहाँ पर तो गिलास के पानी को इस प्रकार जब ज़रूरत हो तो आप उसको पी भी सकते हैं। कभी कभी घबराहट में पानी पीने के लिए स्थिति आती है तो आप पिया जाता है। कोई लिखित चीज़ें पूछने के लिए नोटबुक रखा जाता है कि कोई प्रश्न यदि आपको या कोई ऐसे विषय दिए जा रहे हैं जिसका उत्तर लिखित देना है तो वहाँ आपको नोटबुक दिए जाते हैं। कभी कभी आप जो अपने फोल्डर लाते हैं तो फोल्डर को साथ में लाए हुए जब आप कुर्सी पर बैठते हैं तो उस फोल्डर को टेबल के पास बिल्कुल स्थिर से रखें या कुर्सी के नीचे रखें। और टेबल पर जब आप रखते हैं अपने फोल्डर को, अपने कागजात जिसमें आपके हैं, तो उसको बहुत हल्के से रखें ताकि उसमें कोई ध्वनि ना हो। बहुत से कैंडिडेट क्या करते हैं कि अपने फोल्डर को लाकर पटक देते हैं हल्के से स्वर उसमें, तो यह आपके लिए उचित नहीं है। और यह
पूरे बोर्ड का ध्यान आकृष्ट करता है उस व्यवधान की ओर। तो ये स्थिति आती है। अब आती है आपके वेशभूषा से संबंधित कि आप किस प्रकार के कपड़े इंटरव्यू में पहनते हैं। इंटरव्यू में पहनने के लिए सामान्य रूप से माना जाता है कि सोबर कपड़े आप पहने, आधी कमीज़, आधे बाह की कमीज़ आप ना पहने, टी शर्ट आप नहीं पहने, कोई बहुत चटकीला रंग का पूरा कुर्ता, पूरा शर्ट, फुल शर्ट आप नहीं पहने, और वह बिल्कुल प्लेन हो, सोबर हो, हल्के रंग का हो। हल्के रंग का यदि आप शर्ट पहन रहे हैं तो गहरे रंग का पैंट पहने, अथवा गहरे रंग का यदि आप शर्ट पहन रहे हैं तो हल्के रंग का पैंट पहने। और आप उस दिन प्रफुल्लित रहें। आप इंटरव्यू के आने के पहले की रात अच्छी निद्रा लें, क्योंकि अच्छी निद्रा लेने से आपकी सुबह बहुत अच्छी शुरू होती है। आप घर से जब चल रहे हैं तो थोड़ा सा कुछ हल्का खा करके चलें। भूखे भजन न होए गोपाला की बात हम लोग सभी जानते हैं। तो जब आप भूखे पेट रहते हैं तो एक तो आपको भूख लगती है तो उसका प्रभाव पड़ता है आपके मुखमंडल पर, तो हल्का कुछ खा लें। अधिक खाया नहीं जाता है, स्वाभाविक है। सुबह सुबह जब आप चलते हैं 2 घंटा पहले पहुंचना है आपको इंटरव्यू के पहले, कागज पत्र की वहाँ जांच होती है, तो हल्का कुछ खा लें। नींद भरपूर लें, बल्कि 2-3 दिन पहले से आप नींद भरपूर 6 घंटे की लें। और यह सोचें कि इंटरव्यू में मैं जा रहा हूँ तो इस संकल्प के साथ जा रहा हूँ कि मैंने पीटी निकाला है, मैंने लिखित परीक्षा को पास किया है। इन पीटी जब आप पास करते हैं तो लाखों में आप चयन किए जाते हैं, 50,000 में कभी कभी चयन किए जाते हैं, 20,000 लोगों में चयन किए जाते हैं। रिटन में जब आप क्वालिफाई करते हैं तो कम से कम 1000 में आप चयन किए जाते हैं, और जब आप अंतिम रूप से चयन किए जाते हैं तो सैकड़ों में आप चयन किए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप जब वहाँ बैठने की मुद्रा लगते हैं तो बिल्कुल शांत चित्त, बीच बीच में आप मुस्कान भरते रहें। तो आपके कपड़े उस प्रकार के हों। महिलाएं आती हैं तो उनके लिए सलवार सूट का बिल्कुल प्रावधान है। साड़ी भी अधिकांश महिलाएं पहनती हैं, तो उनके लिए भी यही है कि गहरे रंग का, बहुत चटकीला नहीं पहनना चाहिए, सामान्य कलर का उनको साड़ी, ब्लाउज, ट्राउज़र भी पहनते हैं, बहुत से महिलाएं पहन सकती हैं। सलवार सूट सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, साड़ी भी अच्छी मानी जाती है। और आप मेल कैंडिडेट के लिए है कि जूते आपके ब्लैक हों, फीते वाले जूते हों, ब्लैक हों, उसमें पॉलिश किया हो। कभी कभी मोजे जो पहने जाते हैं तो छोटे मोजे पहनते हैं और पैंट और मोजे के बीच में पैर दिखाई देने लगता है, तो मोजे थोड़े ऊपर का हो, लंबे आकार का हो, जो कि आपके पैर दिखाई नहीं दें। और एक और प्रयास आप करें कि यदि आप पान खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, पान पराग खाते हैं, तो इंटरव्यू के दिन इन चीज़ों से आपका परहेज़ होना चाहिए। क्योंकि आप उस दिन खा के आएंगे तो उसकी सुगंध और उसकी महक जो है पूरे वातावरण को प्रभावित करेगी, और बोर्ड आपसे अपेक्षा करती है कि इन व्यसनों से आप दूर हैं। आपकी दाढ़ी बनी हुई हो, उस दिन शेविंग किए हुए हों, आपके बाल ठीक हों, कोई डीओ का आप इस्तेमाल उस दिन नहीं करें। और घड़ी भी आप जो पहने तो एक सामान्य ढंग से घड़ी भी पहन सकते हैं, बहुत लोग नहीं भी पहनते हैं। मोबाइल तो वहाँ ले जाने की आपकी अनुमति नहीं है, पहले कहीं रखने की व्यवस्था की जाती है। और इंटरव्यू देने के बाद जब आप जाने लगते हैं तो एक अभिवादन की मुद्रा आती है। बोर्ड कहता है कि ठीक है, ऑल द बेस्ट, आप जा सकते हैं। तो जाने के पहले, प्रस्थान करने के पहले धन्यवाद कहना आप न भूलें, या थैंक यू कहना आप नहीं भूलें। तो वेशभूषा पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और जूते मेल कैंडिडेट के लिए खास करके, कभी कभी नए जूते पहनकर चले आते हैं कैंडिडेट, तो नए जूते में कभी कभी आवाज़ आने लगती है। तो पुराने जूते हों कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिश किया हुआ हो, वो साफ़ सुथरा हो, और आप पूर्ण रूप से प्रफुल्लित होकर के जब आते हैं इंटरव्यू बोर्ड में, तो फिर लगता है कि हाँ, आप इसके लिए योग्य हैं और इसके लिए आप तत्पर हैं सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। और आपका जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व मतलब व्यक्ति में जो तत्व है, जो सद्गुण है, उसको वहाँ प्रदर्शन करने का, उससे प्रस्तुत करने का एक सशक्त माध्यम हम लोग करते हैं। प्रश्नों की कड़ी में बहुत से प्रश्न आते हैं, जनरल नॉलेज के प्रश्न आते हैं, हेडलाइंस पूछे जाते हैं। आज का हेडलाइंस आप बताइए, राष्ट्रीय घटना बताइए, प्रांत की घटना बताइए, प्रांत में कौन सी घटना कल हुई है। तो आप प्रयास करें कि अखबार नित्य पढ़ें, और विशेषकर इंटरव्यू के दिन तो सुबह उठकर आप हेडलाइन ज़रूर देख लें कि राज्य की कौन सी घटना है, आपके देश की कौन सी घटना है, विश्व की घटना कौन सी है। जनरल नॉलेज में आपसे आप किसी विषय
पर खास फोकस करते हुए अध्ययन करते हैं, लेकिन साथ साथ आपसे बोर्ड अपेक्षा करता है कि पूरे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रांतीय घटनाक्रमों पर आपकी नज़र, आपका अध्ययन और आपकी अभिरुचि का विषय होना चाहिए। लोग पूछते हैं आपकी हॉबी क्या है? हॉबी में जो आपके पास है उसका आप बताएंगे। कभी कभी कोई कैंडिडेट कहते हैं कि हाँ मुझे लोकगीत गाने का है, कोई महिला कैंडिडेट कहते हैं कि हाँ मुझे संगीत से है, तो उससे सवाल पूछे जाते हैं। उन सवालों का जवाब भी उसी रूप में देने की ज़रूरत है। और फिर प्रश्नों की एक कड़ी अभी आज के माहौल में कभी कभी पूछे जाते हैं, राजनीतिक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं आपसे कि किस दल के प्रति आपका झुकाव है। तो आपको कहना चाहिए कि मुझे किसी दल के प्रति झुकाव नहीं है और मैं सभी दलों को समान मानता हूँ। देश के लिए, राज्य के लिए जो अच्छे दल, अच्छी सरकार करती है उसके प्रति हमारी स्थिति है। और ऐसा राजनीतिक प्रश्नों को पूछकर बोर्ड आपसे यह जानना चाहता है कि जब आपके लिए सेवा में चयन किया जाएगा तो कहीं आपकी राजनीतिक प्रतिबद्धता तो नहीं है। तो इस पर बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और तीसरी स्थिति है कि निराशा से आपको निवृत्त होने की ज़रूरत है। निराशा को गले लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप यह नहीं, इंटरव्यू बोर्ड में यह नहीं याद करें कि मैं यहाँ चौथी बार आया हूँ तो पता नहीं यहाँ इस बार भी सफलता हाथ लगेगी कि नहीं। बोर्ड आपसे पूछता है कि आपने इस प्रकार के इंटरव्यू में आप कितने बार पहले सम्मिलित हुए हैं। तो आपको ईमानदारी से वहाँ बताने की ज़रूरत है, 2 बार हुआ हूँ, 3 बार हुआ हूँ, जितने बार आप हुए हैं क्या कारण रहा। तो कभी कभी इंटरव्यू लेने वाले पूछते हैं कि आप क्यों असफल हुए, तो फिर आपका जवाब होना चाहिए था कि मैं असफल इसलिए हुआ कि मेरी जितनी तैयारी होनी चाहिए थी, जिस स्तर की, वह तैयारी नहीं हुई है और वह तैयारी करके इस बार मैं आया हूँ और मैं यहाँ से सफलता प्राप्त करके जाऊँगा। तो असफलता को स्वीकार करना ही सफलता की कसौटी है। और लोग कहते भी हैं सामान्य रूप से कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। कभी कभी हम लोग प्रश्नों के उत्तर में अतिरंजित प्रश्न का उत्तर देते हैं। पूछा जा रहा है तो उसका एक्सपेंशन इतना कर दे रहे हैं कि फिर वह बोर्ड दिग्भ्रमित हो जाता है। तो मुख्य रूप से जो प्रश्न आपसे पूछे जाएं वह समय सीमा में रहे और उस सीमा से आप सीमा में अतिक्रमण नहीं करें और फोकस करें कि जो प्रश्न के उत्तर होने चाहिए, जो उसके मॉडल हैं, जो उसकी सीमाएं हैं, जो उसकी लक्ष्मण रेखा है, उसको आप कतई पार नहीं करें। और जब ही आप पार करेंगे तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपसे अधिक ज्ञान के लोग वहाँ बैठे हुए हैं, आपसे अधिक बुद्धि धारण करके वहाँ लोग बैठे हुए हैं, उनके पास अनुभव का एक विराट खजाना है। तो आप वहाँ चकमा दे नहीं सकते हैं, वहाँ आप कुछ आपकी चालाकी नहीं चलेगी। लेकिन कभी कभी यह भी देखा जाता है कि प्रत्युत्पन्नमतित्व के कारण कुछ अभ्यर्थी कुछ साधारण प्रश्नों के, कठिन प्रश्नों का उत्तर इतने सामान्य ढंग से और इतने लक्ष्य भेद करके देते हैं कि वो वहाँ बाजी मार लेते हैं। और कभी कभी बहुत परिश्रमी और बहुत अध्ययनशील प्रतियोगी प्रश्नों में ऐसे उलझ जाते हैं कि फिर उन्हें निराशा वहाँ से हाथ लगती है। तो यह आप पर निर्भर करता है, आप पर डिपेंड करता है कि आपके विवेक के खजाने में, आपके मस्तिष्क के खजाने में आपके ज्ञान के पुंज कितने भरे हुए हैं और उस ज्ञान के पुंज का उपयोग आप किस रूप में बोर्ड के सामने प्रदर्शन करते हैं ताकि आप वहाँ सफलता प्राप्त करने के सूत्र को अपने साथ ले जा सकें। इसीलिए अतिरंजित प्रश्नों के उत्तर से आपको बचना है, आपको धैर्य रखना है, आपको वेशभूषा पर ध्यान देना है, आपको गलत उत्तर नहीं देना है, आपको राजनीतिक प्रश्नों से बचना है, आपको साहस बनाए रखना है, आपको धैर्य बनाए रखना है और यह आत्मविश्वास अपने को बना के रखना है कि नहीं, मैंने जो अध्ययन किया है उसका मैं आज समुचित प्रदर्शन करूँगा। और ऐसा जब आप कहते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि सोहनलाल द्विवेदी की एक पंक्ति बड़ी मशहूर है कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होती है, लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो एक असफलता शायद आगे आने वाली सफलता का बोध कराता है, वह सूचक है, वह प्रेरित करता है। और वह जब प्रेरित करता है तो फिर यह भी स्थिति बनती है कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। और जो संकल्प लेता है कि मुझे यह करना है तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलती है। आवश्यकता इसी बात की है
कि एक शायर कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो। तो यह संकल्प और यह ध्यान और इतनी चीज़ों को यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं, विशेषकर इंटरव्यू की तैयारी में, तो मुझे शंका है कि आप 100% सफलता प्राप्त करके आएंगे। इन दिनों खान ग्लोबल स्टडीज़ में प्रखंड कृषि पदाधिकारियों का मॉक इंटरव्यू लिया जा रहा है विगत एक सप्ताह से, जिनका मूल साक्षात्कार बिहार लोक सेवा आयोग में होना है और इसमें अभ्यर्थी जो आ रहे हैं उनको समुचित मार्गदर्शन दिया जा रहा है। और इससे मुझे उम्मीद है जो जिस तैयारी से आते हैं, जिस रूप में यहाँ आ रहे हैं और यहाँ से जब निकलते हैं तो आश्वासन से निकलते हैं और उनके भीतर एक आत्मशक्ति हम लोग देखते हैं कि वो अच्छे ढंग से यहाँ के प्रशिक्षण और यहाँ के सूत्रों को जीवन में अपना रहे हैं। और यह बहुत ही कारगर मंच है, खास करके इंटरव्यू की तैयारी, मूल तैयारी के क्रम में। और जहाँ मूल इंटरव्यू आपको किसी भी आयोग में, किसी भी संस्था में देना है, तो उसका यदि मॉक इंटरव्यू यदि आप खान ग्लोबल स्टडीज़ में आप लेते हैं तो मेरा विश्वास है कि आप बिल्कुल सफलता को स्वीकार करेंगे और सफलता आपका अभिषेक करने को तत्पर रहेगी। धन्यवाद।